Rahul, please introduce yourself. सर मैंने अपने 10th और 12th दिल्ली मॉडल पब्लिक स्कूल पटना से किया है। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी नॉटिकल साइंस में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया है सर। उसके बाद सर मैंने फिर 4 ईयर सेलिंग किया है ओके, पोस्ट दैट उसके बाद आपने क्या किया? सर। एंड फ्रॉम लास्ट 2 ईयर से सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर ओके, सो यूपीएससी का। so you have left your job or you are still selling? You सर have, मैं अभी सेलिंग नहीं कर रहा हूँ सर। you are not selling. Okay, so Rahul, जी सर। why did you choose to give this particular exam? You were already working in a very high profile job where you were getting very good, very handsome salary. Why did you left that सर job? सर ये जॉब ज्वाइन करने से पहले ही मैंने प्री डिसाइड कर रखा था कि मैं अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकूँ इस जॉब के जरिए। और इस जॉब ने मुझे वो मौका दिया सर। और जब मैं अपने जीवन के उस पड़ाव में आ सकूं कि मुझे फैमिली के साथ सेटल होना होगा तो मैं लैंड जॉब पे आ जाऊंगा सर। इसलिए मैं उसको छोड़कर सर अब लैंड जॉब पे आना चाहता हूँ। Okay, okay. So, are you have you followed the Israel or Israel-Iran conflict which is happening recently? जी सर, आई एम फॉलोइंग इट सर। Okay, so can you give us a brief story of that? What's going on? सर लास्ट ईयर 7 अक्टूबर 2023 को हमास Mhm. के द्वारा सर अटैक किया गया था इसराइल पर। उसके बाद से सर ये एस्केलेट हो चुका है फिर से। तो इसराइल सर अभी करेंटली हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहा है सर। हूथीस पे अटैक कर रहा है और हमास को भी अटैक कर रहा है सर। और रिसेंटली अभी ईरान ने जो अटैक किया है इसराइल पर, उसके लिए वो रिटेलिएट करने का सोच रहा है सर। Why Israel is attacking these three Hezbollah, Hamas, and like Houthis? Why Israel is taking revenge kind of thing? सर इसराइल का कहना है कि वो एक अपने आप को डिफेंस कर रहा है सर। जितने भी ये सब पॉलिटिकल और मिलिट्री आउटफिट हैं, जैसे हिजबुल्लाह की बात करें तो ये सादोन लेबनान में है। हमास की बात करें तो पैलेस्टीनियन कंट्री को लेकर कर रहे हैं। और हूथीस को बात करें तो ये यमन के रेबल्स हैं। तो ये लोग हमेशा इसराइल पे अटैक करते हैं, तो इसलिए इसराइल चाह रहा है कि इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इनका ईरान से कोई लेना देना है कि दीज आर ओनली बिटवीन इजराइल एंड जी सर। इनका जी ईरान सर, कोई ऐसा ईरान से कोई कल? स्पेकुलेशन। यस, प्लीज टेल मी। जी सर। सर इनका स्पेकुलेशन किया जाता है कि ईरान के द्वारा ये बैक्ड हैं। जो ईरान का सर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, उनके तहत ये तीनों आते हैं सर। व्हाट इज एक्सिस इसलिए ऑफ रेजिस्टेंस? ईरान इसका के आइडिया द्वारा क्या है? व्हाट इज द आइडिया ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? सर ईरान ईरान सर अपने प्रॉक्सीज के थ्रू सर इसराइल पर अटैक करना चाहता है। उसके लिए जैसे हिजबुल्लाह का उसको मिलिट्री सपोर्ट देना सर, मॉनेटरी सपोर्ट देना, या फिर हूथीस को जो कि यमन में है उनको सपोर्ट करना, या फिर हमास है उनको सपोर्ट करना। तो ये रेजिस्टेंस के रूप में आता है सर इसराइल के लिए। नहीं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट whom? These are axis of resistance or these are proxies of Iran against whom and why? मतलब आई एम आस्किंग ये। सर हाँ, यस प्लीज। सर अगेंस्ट इजराइल एंड द सर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स। Especially United States. Okay, so what is the role of United States in this conflict? What USA will gain from this? USA को क्या लाभ होगा इससे? सर ये जो मिडिल ईस्ट है सर, ये काफी एक रिच रिसोर्सेज का एक एरिया है। तो और इसराइल को ऐसा माना जाता है कि सर एक एलाई कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो इसराइल अगर उसमें उभर करके आता है तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वो एक हेल्पफुल होगा सर। Okay, Rahul, what is the impact of this West Asian conflict with respect to rise in oil prices in India? ये जो वेस्ट एशिया में डिस्टरबेंस चल रहा है, इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ऑयल एंड ऑल दोस थिंग्स? सर सबसे पहला इम्पैक्ट ये है सर कि जितनी भी मिडिल ईस्टर्न और वेस्ट एशिया में कंट्रीज हैं वो एक ऑयल रिच कंट्रीज हैं। अगर उन पर अगर अटैक होता है तो प्राइसेस में सर फ्लक्चुएशन आएगा, वोलेटाइल हो सकता है। जैसे कि लास्ट मंथ $70 पर बैरल था, अब $78.3 पर बैरल ऑयल के प्राइसेस हो चुके हैं। और दूसरा ये है सर कि चूंकि एक ये सुएज कैनल इसके पास में है और एक मरीन चौक पॉइंट है, और हूथीज का अगर वहां पे अगर कंट्रोल है तो जितने भी ऑयल टैंकर शिप जाते हैं तो उन पे अटैक करने का कोशिश करते हैं। जिसके कारण से सर जो भी हल एंड मशीनरी कॉस्ट है शिपिंग लाइन का, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके कारण से फ्रेट रेट भी काफी बढ़ गया है सर। So this war is not good for anyone.
yes sir, war is not good for anyone sir. नॉट गुड फॉर व्हाट ऑप्शंस डू इंडिया हैव? इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है अपने ऑयल ऑयल के परचेजेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, स्पेशली अगर देखें, अगर हम नॉन वेस्ट एशिया कंट्रीज की बात करें तो ना, वी लाइक यू वी मोस्टली इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम वेयर? वी ट्राई टू इंपोर्ट ऑयल सर फ्रॉम रशिया। फ्रॉम रसिया से, जी सर। ओके, बट व्हाट अबाउट द सैंक्शंस पार्ट, जो यूएस के द्वारा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं? सर यूएस बोला गया था कि भारत पे सैंक्शन लगे, जो पोटेंशियल कंट्री लगता है इसलिए नहीं लगाया गया था। ओके ओके ओके। राहुल, हैव यू हर्ड rimland theory and heartland theory in geography? जी सर। Okay, can you जी सर। explain the significance of that? सर ये ज्योग्राफिकल लोकेशन और एडवांटेज को लेकर थ्योरी दिया गया था। जो हम्म हर्टलैंड थ्योरी है वो मैकेंदर के द्वारा दिया गया था। उनका हम्म ये मानना था कि जो सेंट्रल एशिया है, सॉरी सर, जो जैसे रसिया है, जो सेंट्रल यूरोप का पार्ट है, अगर उस पे अगर किसी कंट्री का अगर कंट्रोल आ जाता है तो वो पूरे वर्ल्ड को रूल कर पाएंगे। और ओके। लेकिन जो स्पाइकमैन है सर, हम्म उन्होंने रीमलैंड थ्योरी दिया था। तो जो हर्टलैंड में जो क्रेसेंट रीजन बताया गया था, जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब रीजन को उन्होंने बताया कि ये लोग ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पे हैं। तो इन्होंने एक कोटेशन दिया था कि वन हु रूल द रीमलैंड विल हैव द पावर टू रूल द यूरेशिया एंड अल्टीमेटली दे विल रूल द एंटायर वर्ल्ड। अभी दोनों में से थ्योरी कौन सी काम करते हुए नजर आ रही है आपको? सर दोनों थ्योरीज की कुछ रेलिवेंस भी हैं और कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है, लेकिन अगर मेरा व्यक्तिगत राय पूछा जाएगा तो हम्म, मैं रीमलैंड को बताऊंगा सर। क्यों? कौन से पावर्स अभी दिख रहे हैं तुम्हें? सर रीमलैंड में सर नेवल पावर को दिखाया गया है। और जो हर्टलैंड थ्योरी था उसमें बस ये मानना था सर कि जो रसिया है वो हम्म ऐसा पोजीशन पे है कि उसको कभी भी ब्रीच नहीं किया जा सकता है। हम्म वो भी कुछ हद तक सही है, लेकिन उसमें नेवल पावर को स्ट्रेंथनाइज करके रूप पे नहीं दिखाया गया था सर। तो मेरा ये मानना सर कि आजकल जितने भी कंट्री हैं, जैसे चाइना हो गया या हम्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया या फिर हम्म पहले सर ब्रिटेन था, तो वो हम्म लोग इतने आगे बढ़ पाए अपने मिलिट्री सुपरमेसी में इसी का, क्योंकि उनके पास एक अच्छा नेवल पावर था सर। ओके, गुड गुड गुड। Okay. Rahul, what are the reasons for the uneven development of Bihar? Do you see some geographical factor behind the uneven development of Bihar? जी सर। Can you tell सर us? सबसे पहला ये है सर कि, जी सर, सर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन भी एक कारण है। क्योंकि जो साउथ बिहार है सर वो एक मिनरल रिच है, लेकिन जो हम्म नॉर्थ बिहार है सर उसमें मिनरल की कमी है सर। क्योंकि हम्म साउथ बिहार में सर अगर हम साउथ ईस्ट की चर्चा करें तो धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन के कारण बना है, तो वहाँ पे हम्म मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे क्वार्टिजाइट पाए जाते हैं। वहीं हम्म अगर हम साउथ वेस्ट की चर्चा करें, जो कि विंध्यान का सर एक्सटेंशन है, तो रोहतास में, कैमूर में सर पायराइट पाए जाते हैं, लाइमस्टोन पाए जाते हैं। एक तो मिनरल रिच साउथ बिहार है सर। और नॉर्थ बिहार में सर काफी ज्यादा फ्लड की सिचुएशन एराइज होती है, क्योंकि नॉर्थ बिहार नेपाल के नीचे वाले इलाका में है। और जो कोसी रिवर है सर, जिसको बिहार का शोक बोला जाता है, ये अपना टिल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में लाती है और कोर्सेज बहुत ज्यादा चेंज करती है। तो एक ये जियोग्राफिकल रीजन है सर। और दूसरी जियोग्राफिकल रीजन में ये भी बोल सकता हूँ सर कि कुछ हद तक पायरेट कुछ हद तक सर प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट है। प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट ज्योग्राफी में ये है सर, जैसे पटना है तो पटना का अर्बनाइजेशन रेट 43% है। तो ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आती है वो पटना अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिसके कारण से कुछ और किसी और शहर को ज्यादा बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया है सर। इसको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका है हमारे पास, इस ज्योग्राफिकल बैरियर जो हमारे पास है? अब ये तो ज्योग्राफिकल बैरियर है, बाढ़ बाढ़ आ रहा है नॉर्थ बिहार में, तो वो है ना? जी उसके लिए हम जी सर। क्या प्लान करें, या व्हाट सजेशंस वुड यू लाइक टू गिव टू द स्टेट so that they can plan the development according to that in नॉर्थ बिहार स्पेशली? मतलब नॉर्थ बिहार में हम ऐसा क्या करें कि वहां पर भी इंडस्ट्रीज आए, वहां पर भी डेवलपमेंट हो, वहां पर भी प्रॉस्पेरिटी हो? बिकॉज है ना, वी कैनॉट लीव द स्टेट लाइक दैट, है ना, फॉर टाइम जी मेमोरियल, सर। है ना, कि मतलब पूरे समय के लिए हम वैसे छोड़ नहीं सकते कि हाँ यहाँ पर फ्लड है तो हम यहाँ पर कुछ भी ना करें। बट व्हाट इनोवेटिव जी सॉल्यूशंस कैन यू गिव, लाइक? सर, क्योंकि नॉर्थ बिहार सर पीनियल रिवर के स्ट्रेचेस से काफी ज्यादा वहाँ नेटवर्क पाया जाता है, तो उस वाटर को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं सर। उसके लिए मत्स्य पालन कर सकते हैं सर, जैसे बिहार सरकार की योजना है सर, ऊपर बिजली नीचे नीचे मछली योजना, जिसके तहत सर ऊपर बिजली में हम लोग सोलर पावर प्लांट या सोलर पैनल्स, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और नीचे मत्स्य पालन कर सकते हैं सर। और दूसरा ये है सर कि चूंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, तो यहाँ पे उपजाऊ जमीन काफी है।
तो यहाँ हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं सर। और बिहार सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है, जैसे सर फूड पार्क लगाना मोतीपुर मुजफ्फरपुर में, या फिर हम्म। सर अलग अलग मिथिला मखाना के लिए मखाना इंडस्ट्री को प्रमोट करना सर। तो ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं सर। और व्हाट अबाउट साउथ बिहार, वहां पर क्या किया जा सकता है? सर सर साउथ बिहार में अगर साउथ वेस्ट की चर्चा करें तो जैसे कि हम्म। रोहतास और कैमूर है सर, वो में लाइम की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो वहाँ लाइम स्टोन के कारण सर हम लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगा सकते हैं और सीमेंट इंडस्ट्री लगा सकते हैं सर। और बिहार में ही सर रोहतास में भारत का 85% पायराइट पाया जाता है, और पायराइट एक इसेंशियल मिनरल है सर फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए और सल्फर के प्रोडक्शन के लिए सर। तो इस चीज को प्रमोट किया जा सकता है सर। और मुंगेर वाले रीजन में सर और जमुई रीजन में गोल्ड भी पाए गए हैं, तो उस चीज हम्म। के एक्सकेवेशन किया जा सकता है सर। और अभी हाल ही में सर समस्तीपुर और बक्सर में सर ओएनजीसी को 2 ब्लॉक मिला है सर पेट्रोलियम के खनन के लिए सर। ओके, ओके। So, Rahul, you have given your first preference as DSP. जी सर। Why is it so? सर चूंकि सर मैं जो जॉब कर रहा था सर वो एक यूनिफॉर्म जॉब था। तो पहला हम्म। खुशी की बात ये थी कि मुझे यहाँ पे यूनिफॉर्म मिलेगा। और हम्म। सर दूसरा ये है कि सर इसमें मेरा जो जॉब प्रोफाइल था सर उसमें काफ़ी ज़्यादा एडेप्टिबिलिटी थी। फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, मेंटल अलर्टनेस का रिक्वायरमेंट है, जो कि डीवाईएसपी में ये सब चैलेंजिंग मांगता है सर, रिक्वायरमेंट मांगता है। और तीसरा ये है सर कि डीवाईएसपी का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है सर। डाइवर्सिफिकेशन जैसे वर्क प्रोफाइल में, कि आप किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन को देखते हैं? वर्क प्रोफाइल में ही सर, जैसे मैं लोगों के लिए डायरेक्टली कुछ काम कर पाऊंगा, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें और बेहतर तरीके से कार्य कर पाऊंगा सर। ओके। अगर आपको डीएसपी पोस्ट ना मिले इस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो हाउ विल यू जी सी सर। दैट? विल यू बी जी सर। satisfied with that in case, based on your rank, if you don't get सर DSP profile, will you be comfortable in other jobs, like other posts? जी सर बिल्कुल सर, मैं फिर दूसरे पोस्ट पे भी कार्य करने के लिए उतना ही एम्बिशियस हूँ सर। Okay, okay, okay. So, Rahul, can you explain me the phenomena of monsoon? Just a brief idea, जी how सर। and when monsoon comes, and what are the impacts? Can you just briefly explain me those things? जी सर। सर मानसून प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है। जब सर आईटीसीजेड जब शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में, तो उसके कारण से तिब्बत पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और जो साउदर्न इंडियन ओशन है वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो विंड सर मॉइस्चर लेते हुए हायर प्रेशर से साउथ लोअर प्रेशर के थ्रू आती हैं, और फिर ये बारिश करवाती हैं सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। Okay, so do you think climate change is natural or anthropogenic? ये मैन मेड है कि नेचुरल है? क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं, इज इट नेचुरल और मैन मेड? सर दोनों 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 कारण है, लेकिन हम्म। हाल ही के दिनों में सर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है सर, वो डोमिनेटिंग कारण है। जो मैन मेड रीजंस है, जैसे सर डिफोरेस्टेशन करना, या बहुत हम्म। ज्यादा जो हम लोग ऑटोमोबाइल से एग्जॉशन कर रहे हैं, जो हमारा हम्म। लाइफस्टाइल बदल रहा है, तो एक काफी ज्यादा एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है सर। So, do you know about the IPCC report? What they have predicted about the temperature rise? Any idea you have about the सर IPCC report? सर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ सर, उन्होंने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बहुत सारे जो आइलैंड स्टेट्स हैं उनको डूबने का खतरा है, ग्लेशियर ग्लेशियर पिघलने के कारण से, या फिर जो एयर क्वालिटी है वो सब खराब हो रही है उससे। Okay. What Indian government is doing? Can you list down some of the schemes, policies, if you remember, to tackle climate change? जी सर। सबसे पहले सर ग्लासगो जो समिट हुआ था उसमें Mhm. हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि मिशन लाइफ के Mhm. लिए, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, उसके लिए Mhm. हम लोग को इंडिविजुअल लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। और हम लोग ने सर 5 नेक्टर हमारा जो अचीवमेंट है उसको बताया गया है, जिसमें सर 2030 तक 50% रिडक्शन करना हमारे, और 50% सर रिन्यूएबल एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना, और 2017 तक सर हम लोग नेट न्यूट्रल अचीव करना चाहते हैं। और इस ये सर।
राहुल, ग्राउंड लेवल पे क्या आपको कुछ नजर आता है इस तरीके का, लोगों में बदलाव, या लोगों में आप ऐसा देख पा रहे हैं क्या, मतलब कि कुछ जागरूकता हुई है जी इस सर। बारे में? एनीथिंग जी जो आप लोकल सर। लेवल पे देख पा रहे हो? जी सर। सर, अ, हम लोग सर अब अपने जो व्हीकल ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले रहे हैं सर। जो हम लोग पहले डीजल कार या फिर पेट्रोल कार चलाते थे, तो धीरे धीरे लोग अब सर जागरूक हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आ रहे हैं, जिसके कारण से सर जो एग्जॉस्ट है वो काफी कमी होगी। और सर जैसे भारत सरकार है, तो उनका जो इनर्जी मिक्स था काफी ज्यादा पहले थर्मल था, लेकिन अब हम्म। उस चीज को घटा करके 40% कर दिया गया है और डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, जिसके लिए सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, या न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग किया जा रहा है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है। तो हम लोग सर अपने एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। रूफटॉप सोलर भी हम प्रमोट कर रहे हैं, रिसाइकलिंग जी सर। प्रमोट कर रहे सर हैं। अभी प्रधानमंत्री। जी सर। हम्म। ठीक है, हाँ बताओ बताओ, क्या प्रधानमंत्री? अभी हाल ही में सर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया था पीएम सूर्य घर योजना, जिसके यस तहत यस। 300 रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगाने वाले थे। बिहार तो सरकार भी इसके लिए कार्य कर रही है सर। ओके, राहुल, हैव यू रेड टुडेज न्यूज़पेपर? हाँ जी सर। एनीथिंग विच यू वांट टेल अस, कुछ एक दो चीजें सर जो आपने पढ़ी हो इम्पोर्टेंट। सर केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज का बारे में बताया गया था कि किन लोगों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। किनको मिला है, किस चीज के लिए मिला है? सर ये 3 लोगों को मिला है। एक का हम्म नाम है सर डेविड बैकर, हम्म। और फिर डेनिस हसेबिस, और जॉन जम्पर। किस चीज के सर लिए इन मिला है? तीनों को मिला है सर। सर सर जो डेविड बेकर हैं उनको मिला है सर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और हम्म। जो डेनिस हेसेबिस हैं और जॉन जम्पर है, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया है सर, प्रोटीन को, जिसके लिए उन्हें मिला है सर केमिस्ट्री के सिग्निफिकेंस क्षेत्र में। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोटीन आइडेंटिफाई इज गुड, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर जी सर। डिस्कवरी और वॉट एवर इट इज? सर जैसा बोला जाता है कि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा हम्म मसल्स का। तो हम्म प्रोटीन का जब हम लोग स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, तो उसी कारण से सर सेल का जो स्टडी है उसमें हेल्प होगा। और सर दूसरा ये भी है कि जैसे कि जो सार कोविड 2 वायरस था, या फिर हम्म। जितने भी वैक्सीनेशन किए जाते हैं उसमें भी प्रोटीन डाला जाता है सर। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए और इस नया नया जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उसी कारण से सर वैक्सीन बनाने की भी प्रक्रिया है, उसमें भी काफी हेल्प होगा सर। अच्छा, यू टोल्ड मी अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना? व्हाट काइंड ऑफ बैटरीज डू वी यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? जी सर। विच व्हाट टाइप ऑफ बैटरीज आर वी यूजिंग? कौन से बैटरीज का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर वी व्हीकल्स? आर लिथियम बैटरी सर। लिथियम बैटरीज। सो जी सर। are we importing lithium, or do we have domestic production of lithium in India? सर हम लोग 90% जो लिथियम है सर उसका प्रोक्योरमेंट बाहर से ही करते हैं। हालांकि सर लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर में सर रियासी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 7 टन के करीब मिला था, और ये फिर राजस्थान में भी मिला था सर, लेकिन अभी उसका हम लोग उससे प्रोडक्शन नहीं करते हैं सर। सो अगेन राहुल, कंडीशन तो वही बन गई कि हम ऑयल भी इंपोर्ट करते थे, और आज की डेट में हम लिथियम भी इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर बैटरी। सो अगेन हम एनर्जी जी डिपेंडेंट अभी भी हैं। जी सर। जी सर, लेकिन भारत सरकार उसके लिए कर रही है सर, जैसे कि हम्म उसके लिए टेंडर देना कि कौन सी कंपनी आएगी और वहां से लिथियम निकालेगी, क्योंकि सर लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना काफी एक चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि वहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होता है। ऐसा हम्म। बोला जाता है सर कि 1 टन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 8 बिलियन टन ऑफ वाटर का प्रयोग होगा सर। इसी कारण से सर जो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज हैं, जैसे कि हम्म जो साउथ अमेरिका में है, हम्म अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, उन लोग के हम्म। बाद इतना सारा लिथियम रिजर्व होने के बावजूद उनका जो प्रोडक्शन है वो चाइना से काफी कम है। तो चाइना के पास बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण से वो लोग कर पाते हैं एक्सट्रैक्ट सर। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि इस चीज में इन्वेस्ट कर सके। राहुल, कैन ईवीएम बी हैक्ड? सर ऐसा अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बोला जाता है। हम्म। जहां तक मेरी राय होगी सर कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन 1% डाउट तो सबको होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन है। जैसे कि हाल ही के दिनों में इसराइल ने सर पेजर को सर हैक करके उस पर विस्फोट कर दिया, तो सर ईवीएम पे भी किया जा सकता है। तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, लाइक इलेक्शन कमीशन को इस पे कुछ करना चाहिए क्या? सर पिछले सालों में
मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं पता, लेकिन हम्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर एक ओपन वर्कशॉप का अरेंजमेंट किया था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुलाया था कि आप अगर हम बोलते हैं कि अगर हैक हो सकता है तो आप हैक करके दिखाइए। तो वहाँ पे बहुत सारे जो राजनीतिक दल इस पे आरोप लगाया करते थे, वो लोग आए ही नहीं थे। ओके 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 गुड गुड दैट्स इट है ना राहुल दैट्स इट अच्छा था ये वाला अच्छा तुमने बोला ये पेजर वाला जो बोला ना ईवीएम के समय दैट वाज वेरी गुड जी सर। ओवरऑल अच्छा था जी सर। और बताओ बस हो गया स्ट्रेस हो रहा है स्ट्रेस हो जाता है बहुत सारा चीज याद नहीं आता, जैसे कि केमिस्ट्री वाला था ना, तो हाँ हाँ मैं थोड़ा उसमें उसमें है ना जब भी नोबेल प्राइज और लड़खड़ा ये रहा सब था। चीजों की बात करो ना तो उतना प्रोटीन वोटीन नहीं सिग्निफिकेंस 2 लाइन में बताओ कि हाँ सर इसका ये सिग्निफिकेंस है जैसे फिजिक्स वाले का क्या सिग्निफिकेंस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या इस तरह की चीजें हैं काम खत्म कोर चीज बताओ हाँ, तो मशीन लर्निंग के लिए। हाँ हाँ बस वो चीज समझाओ और फिर तुमसे ब्रॉड ही सवाल पूछा जाएगा ना कि भाई एआई क्या है मशीन लर्निंग क्या है तो हमेशा ब्रॉड चीजों पे रहना साइंस में बाकी तो सब बढ़िया था सब जी बढ़िया सर। सब बढ़िया था ठीक है ठीक है जी सर। क्लोज करें ठीक है, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। इसका फीडबैक देता हूँ मैं फीडबैक तो क्या अच्छा ही था कोई दिक्कत है नहीं वैसे है ना बढ़िया था बस उस दिन सर वही सब दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह छोटा करवा लूंगा। गाड़ी तो तुम कैसे करोगे पूरा क्लीन शेव करके जाओगे कैसे करना है पूरा क्लीन से सर। क्लीन शेव करना है तो अभी क्लीन शेव तो अभी नहीं करना बट बाल अगर तुमको छटवाना है थोड़ा सा तो उसको अभी करवा लो क्योंकि हफ्ते भर में थोड़ा सा हाँ, सेट हो जाएगा हफ्ते 3-4 दिन पहले करवा लेना अभी वो दशहरा चल रहा था इसलिए नहीं कटवा रहा था, हाँ तो 10वीं को कल परसों में पूरा खत्म हो जाएगा कर हाँ लेंगे। कल परसों हाँ 2-3 दिन पहले करवाना हाँ। है कि एक दिन जी पहले सर। रात में करवाना वो फिर अजीब सा लगता है ना 2 दिन 3 दिन पहले करवा लो जी तो सर। थोड़ा सा सेट हो जाएगा वो शेविंग तो खैर उस दिन भी करना ही है ना जिस दिन ओके करो। सर। ठीक है करते हैं जी बात सर। ओके ओके थैंक यू सर।